Anshuman. Hi everyone, good morning. Hello, are you able to hear me? Yes, Anshuman. Hello, am I audible? Yes, yes, you are. Okay. Okay, so just 1 minute. Okay, so there is a question from Sanjay. So, what is the comfortable language for everyone? Means, can we have it in Hindi or English? Hindi is also fine for everyone. सबके लिए ठीक है? बोथ आर कंफर्टेबल। हिंदी रहे तो और अच्छा ही है क्योंकि अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। Okay. Nupur and Sachin, how about you? Yeah, Hindi. Hindi is also fine, yes. अच्छा, Yeah, I'm good. Good okay. with the both of the options. No हाँ, problem. ओके फाइन। सो हम कंटिन्यू करते हैं मिक्स लैंग्वेज में, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में करते हैं, ठीक है? तो सबके लिए सही मिक्स रहेगा। में आई थिंक बेटर रहेगा थोड़ा सा क्योंकि हाँ, वो जब इंटरव्यू के टाइम पे ना वो करेक्ट लैंग्वेज करेक्ट कैप्चर करना इजी रहता है फिर वो। करेक्ट करेक्ट, ठीक है? तो मिक्स में करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तब भी आप हिंदी में पूछ सकते हो। वी विल कंटिन्यू इन मिक्स लैंग्वेज, ओके? सो let me share my screen. Okay. एक्चुअली आई हैव Yeah. टू क्वेश्चंस। सो Mm-hmm. एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग के सेशंस मिस हो गया था फर्स्ट वाला, तो उसमें मैंने Mm-hmm. भी रिकॉर्डिंग देखी। तो Mm-hmm. उसमें था कि ईआरपी, आपने टाइप्स ऑफ ईआरपी बताए थे कि लाइक जो Mm-hmm. कंपनीज प्रोवाइड करती हैं ईआरपी सॉल्यूशंस। सो Mm-hmm. उसमें सेल्स फोर्स नहीं था, तो सेल्स फोर्स इज आल्सो लाइक दे आल्सो प्रोवाइड दिस ईआरपी सिस्टम। हाँ, so मैंने just example दिया था। I have just given some examples of
ERP providers. So these are the market leaders. Other than that, yes, Salesforce is also we can say that is a initiator of your what we can say. It is a means that was the first company which has provided the solution over cloud. Okay, so that is there. Okay, एंड अगर हम बात करें कि ईआरपी की सो उसको छोड़ के भी काफी सारे ईआरपी सिस्टम्स है लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में उसका मर्जर डीमर्जर ऐसा रहता है ठीक है तो Okay. थोड़ा सा उसके लिए मैंने यही बोला था कि थोड़ा सा मार्केट या फिर थोड़ा सा न्यूज देखो थोड़ा सा सर्च करो कि कौन सा अभी स्टेटस क्या है ठीक है तो Okay, okay. हाँ, तो उसको And हम्म एंड नेक्स्ट था कि एसएपी अरीबा वाला ये पॉइंट, मतलब मेरे को हम्म क्लियर हम्म नहीं हुआ है कि एसएपी अरीबा व्हाट इज दिस एंड क्या Hmm. होता है इसमें। So SAP Ariba is a solution mean मतलब अभी SAP Ariba जो है उसको सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाता है ठीक है मोस्टली सोर्सिंग के लिए यूज किया जाता है जब हम कोई कोई कंपनी रहता है जब वो इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट रहता है या फिर डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट रहता है तब वो यूज करते हैं अरीबा सिस्टम को क्योंकि अरीबा जो है मोस्टली जब हमारा कैटलॉग ऑर्डर वगैरह रहता है ना तो उसके टाइम पे हम अरीबा यूज करते हैं ठीक है कैटलॉग ऑर्डर हो गया या फिर नॉर्मली जो वेंडर इवैल्यूएशन हो गया तो उस टाइम में हम यूज करते हैं अरीबा सिस्टम ठीक है जस्ट वन सेकंड तो नॉर्मली वो एक सोर्सिंग अभी अगर एसएपी का बोले तो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट अरीबा से भी मैनेज होता है एंड एसएपी एमएम से भी मैनेज होता है ठीक है तो नॉर्मली रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्योंकि एसएपी अरीबा जो है वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है ज्यादा एसएपी एमएम से अगर हम फ्योरी को रिमूव कर दें मतलब फ्योरी को अगर हम कंसिडरेशन में ना लें तो कंपेयर टू एमएम अरीबा का प्रोसेस थोड़ा सा जो यूजर फ्रेंडली होता है वैसा रहता है ठीक है तो वो कैटलॉग वगैरह के लिए कैटलॉग तो पीआरपीओ के लिए अरीबा वो भी यूज मतलब करते एक मॉड्यूल है जैसे एमएम हैं करेक्ट मॉड्यूल। करेक्ट 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 ओके करेक्ट ओके। दो नए मॉड्यूल्स अभी मतलब दो मॉड्यूल्स मतलब पहले भी थे लेकिन अभी थोड़ा सा वो उसको कंसीडर किया जा रहा है जैसे हमारा अरीबा हो गया एक और कूपा हो गया तो ये दोनों नए मॉड्यूल्स आए हुए हैं जिसको यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए ठीक है तो वो भी एक दो नए मॉड्यूल है ठीक है ओके एनी अदर क्वेश्चंस यस सर। सर हाँ जैसे कि हम लोग यहाँ पे सैप पढ़ रहे हैं और बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है कि जो मतलब मटेरियल मैनेजमेंट तो करती है लेकिन सॉफ्टवेयर कोई और यूज करती है। लाइक और मेरी कंपनी हमारी कंपनी में सर एक ग्रो स्मार्ट करके ऐप है, वो पूरा मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। हम्म तो ऐसी दूसरी कंपनी में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो काफी सारे कंपनीज क्या करते हैं वो लोकल ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं ठीक है तो लोकल ईआरपी अगर हम बात करें सपोज छोटी छोटी कंपनी या फिर अगर हम कोई एरिया की बात करें सपोज मिडिल ईस्ट पे अगर जाएंगे तो वहां पे मेजरली जो है वो लोग अपना जो वहां पे थर्ड पार्टी या फिर जो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो उसको यूज करते हैं नॉर्मली बाकी लोग उसको जानते नहीं है या फिर किसी को पता नहीं रहता है तो वो लोकली ओरिजिनेटेड है ठीक है तो लोकली ओरिजिनेटेड का ये है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो अगर दूसरा कंपनी वही सेम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है तो आप जा सकते हो आप कर सकते हो ठीक है तो वो रहता है लेकिन अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हो एंड वहां पे कोई दूसरा ईआरपी है फिर आपको वो फिर सीखना पड़ेगा करेक्ट तो इसीलिए लोकल कंपनीज काफी सारे होते हैं लोकल ईआरपी प्रोवाइडर्स काफी सारे होते हैं एसएपी और दूसरा जो ईआरपी हमने बोला वो ग्लोबल प्रोवाइडर होते हैं मतलब काफी सारे बड़े बड़े कंपनियों में ये जो ग्लोबल प्रोवाइडर या फिर ग्लोबल कंपनीज होते हैं उन्हीं लोगों का सॉफ्टवेयर चलता है ठीक है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप स्कोप थोड़ा सा ज्यादा होता है कि अगर हमारे क्लाइंट्स हमारे कस्टमर्स ज्यादा हैं
तो हमको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन लोकल ईआरपी या फिर अगर हम मान के चले और कोई थर्ड पार्टी सिस्टम्स है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कहीं पे सॉल्यूशन है तब जाके हमको सेम चीज़ के ऊपर हमको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है? ओके सर, थैंक बहुत सारे ऐसे होते हैं थर्ड पार्टी ईआरपी सिस्टम्स, मतलब अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो हर कंपनी अपना खुद का जो है सॉफ्टवेयर बना के रखता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर अपना खुद का खुद से बनाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सभी को सॉल्यूशन जो है अपने तरीके से चाहिए, अपने सिस्टम के हिसाब से चाहिए। तो जिन लोगों को जैसा चाहिए होता है वो वैसे डेवलप कर देते हैं। या दूसरा चीज़ ये रहता है कि अगर आप कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदोगे, अगर बड़ी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रहता है, राइट? तो इंडिया में और एक कंपनी है ज़ोहो करके, आपको पता होगा। तो ये जितने सारे लोग जो सपोज एसएपी यूज़ नहीं करते हैं या फिर सपोज ओरेकल यूज़ नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ज़ोहो कंपनी जो है वो उनके लिए ईआरपी सिस्टम बनाता है, ठीक है? वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और आपने अभी शायद काफ़ी सारा नाम सुना होगा ओडू का, राइट? तो ओडू भी एक इंडिया में अभी नया आया हुआ है जो ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये लोग सारे ऐसे एस डबल एस जो सास वाले प्रोडक्ट है उसके ऊपर डील करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो किसी को अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो उनके लिए डेवलप करके देती है, ठीक है? ईआरपी हो गया या फिर कोई अलग सा सर्विस सीआरएम हो गया, तो वो सारा डेवलप करके देती है। तो काफी सारा चीज है वो देखना है। लेकिन अगर मार्केट लीडर का अगर बोलें तो एसएपी, ओरेकल, जेडी एडवर्ड्स, ये सारी चीजें जो ये और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ये सारे जो है तो ये थोड़े से इनसे ऊपर लेवल के होते हैं, ठीक है? कि मार्केट लीडर है, सभी जगह पे यूज होता है। लेकिन इसको छोड़ के भी काफी सारे जो है ईआरपी सिस्टम है, आप देख सकते हो, ठीक है? ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था P2P साइकिल। In the P2P cycle, the cycle will start or the process will start from the purchase requisition. Purchase requisition से start होता है, जब भी आपका कोई मटेरियल का डिमांड रहता है तब वो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट होता है। फिर परचेज रिक्विजिशन को, जैसा अगर हमारा वेंडर हमको पता है देन हम डायरेक्टली परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वेंडर हमको नहीं पता है, वेंडर हमको ढूंढना है, देन हम आरएफक्यू कोटेशन एंड कोटेशन कंपैरिजन के प्रोसेस में जा सकते हैं। देन आफ्टर द परचेज ऑर्डर, जब हम परचेज ऑर्डर सेंड करते हैं अपने सप्लायर को, तो सप्लायर हमको मटेरियल देता है। तो जब वो मटेरियल आके पहुंचता है उसको हमको रिसीव करना पड़ता है, तो उसको गुड्स रिसीव बोलते हैं। तो जब भी आप गुड्स रिसीव करोगे या फिर मटेरियल रिसीव करोगे या सर्विस रिसीव करोगे, उसके अगेंस्ट में आपको एक इनवॉइस बनाना पड़ता है एंड वो इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड परचेजिंग का साइकिल और P2P साइकिल और प्रोक्योर टू पे साइकिल, ठीक है? तो आज हम देखेंगे प्रोसेस फ्लो ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो कल हमने जो वाले प्रोसेस सारे देखे थे मेजर प्रोसेसेस, उनके प्रोसेस फ्लो या फिर उनके डेटा कैसे फ्लो होता है या फिर उनका प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले आता है Anshuman, one question हाँ here in P2P हाँ cycle. So, P2P cycle is still we make the payment. लेकिन MM का साइकिल वो उसमें हाँ, अगर होता है नहीं उसमें कहाँ होता है, नहीं एमएम का साइकिल हमारा परचेज रिक्विजिशन से इनवॉइस रिसिप्ट में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो पेमेंट रहता है वो फाइनेंस साइड का रहता है। तो हमारा जो साइकिल है वो खत्म हो जाता है इनवॉइस रिसिप्ट, मतलब हमने इनवॉइस वेरिफिकेशन कर लिया और अपना काम जो है वो खत्म हो गया। देन इनवॉइस के हिसाब से पेमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। एंड कभी कभी क्या होता है, काफी सारे कंपनीज होते हैं जिन लोगों का इनवॉइस भी फाइनेंस के डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, क्योंकि इनवॉइस रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, राइट? वहाँ पे आपका जो फाइनेंस या फिर आपका
क्या अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटी वहां पे होता है, तो उसके लिए आईआर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जाता है। तो हम अगर वैसे भी बोले तो प्रोक्योर टू पे मतलब पीआर टू जीआर में भी कभी कभी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मेजर प्रोसेस जो है वो परचेजिंग का है, इन्वेंट्री का है। ठीक है, और अगर हम साइकिल की बात करें तो इनवॉइस रिसिप्ट में हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एंड जो सपोज पेमेंट और कभी कभी इनवॉइसिंग का जो पार्ट रहता है वो फाइनेंस पीपल मैनेज करते हैं, तो हमारा वहाँ पे काम नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जब ओके। हम लेकिन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, अगर हमको कोई सपोज पूछता है कि P2P साइकिल क्या है या फिर एक्सप्लेन करो P2P साइकिल, तो हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, पीआर टू आईआर। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीआर टू आईआर हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब उसको वहीं से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, या ओके। ओके। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक पर्पस। तो पहला प्रोसेस है स्टॉक के लिए हमको जो प्रोक्योरमेंट या फिर परचेजिंग करना है। तो ये जो साइकिल है या फिर ये जो प्रोसेस है, ये सिमिलर टू हमारा स्टैंडर्ड P2P साइकिल है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम पहले पीआर जनरेट करेंगे जब मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। देन अगर आपको देन अगर आपको सप्लायर या वेंडर नोन है, देन आप डायरेक्टली पीओ क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद जीआर, उसके बाद आईआर। और अगर आपको सप्लायर पता नहीं है, देन आप आरएफक्यू बना सकते हो, कोटेशन बना सकते हो। देन बेस्ड ऑन द कंपैरिजन जब आपको सप्लायर मिल जाता है, देन आप पीओ बनाते हो। यहाँ पे और एक प्रोसेस है जो कि रिलीज हम बोलते हैं, रिलीज प्रोसीजर। रिलीज प्रोसीजर मतलब मोस्टली अप्रूवल प्रोसेस रहता है कि आपने एक पीआर बनाया। हर कंपनी में अप्रूवल प्रोसेस रहता है। सपोज क्या होता है कि कॉम्प्लायंस इशू के वजह से, कॉम्प्लायंस इशू के लिए कोई कोई क्या करता है, अप्रूवल प्रोसेस को भी इंटीग्रेट करता है सिस्टम के साथ। ठीक है, तो नॉर्मली उस पे क्या होता है कि सपोज किसी ने पीआर बनाया, ठीक है, तो सब क्या करते हैं अपने हिसाब से सपोज बना देते हैं, लेकिन क्या उसकी सच में जरूरत है, नहीं है, राइट। तो उसका अप्रूवल रहता है। तो आप अप्रूवल परचेज रिक्विजिशन लेवल पे भी कर सकते हो, परचेज ऑर्डर लेवल पे भी कर सकते हो। तो परचेज रिक्विजिशन लेवल पे अगर करोगे, देन जब परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर कन्वर्ट होगा, तो जब अप्रूवल रहेगा उसके बाद जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बिना अप्रूवल के आप परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते हो। अगर सेम हमारा परचेज ऑर्डर में अप्रूवल रहेगा, देन आप क्या कर सकते हो कि परचेज ऑर्डर में सपोज अप्रूवल है, देन विदाउट द अप्रूवल आप सेंड नहीं कर सकते हो। मतलब आपने परचेज ऑर्डर बना दिया, लेकिन उसको आप सप्लायर को सेंड नहीं कर सकते हो विदाउट अ अप्रूवल और विदाउट अ रिलीज। ओके, तो ये रिलीज का भी प्रोसीजर रहता है, रिलीज का भी प्रोसेस रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट कौन से डॉक्यूमेंट में उसको रिलीज करना चाहते हैं। एंड सिर्फ पीआर में करना चाहते हैं या पीओ में करना चाहते हैं या बोथ डॉक्यूमेंट में वो रिलीज करना चाहते हैं। तो रिलीज सब के लिए है, परचेज रिक्विजिशन के लिए है, आरएफक्यू के लिए है, परचेज ऑर्डर के लिए है, और काफी सारे दूसरे प्रोक्योरमेंट के लिए भी रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज यानी कि अप्रूवल। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो उसको समवन अदर, मतलब सपोज आप एज ए एंड यूजर काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप एज ए एंड यूजर काम कर रहे हो, आपने एक परचेज रिक्विजिशन बनाया, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपने बनाया, देन आपका कोई सीनियर रहेगा, सपोज आपका कोई मैनेजर है, देन वो उसको अप्रूव करेगा कि ये परचेज रिक्विजिशन वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो वो अप्रूवल प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल विथ डायरेक्ट कंजप्शन, सो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेस सेम रहता है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट में जैसा प्रोसेस रहता है सेम रहता है। बस यहाँ पे जब हम जीआर करते हैं तो जीआर हमारा एक अकाउंट के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा एक अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी रहता है और एक कॉस्ट सेंटर रहता है। सिंपली अगर हम समझेंगे तो एक कॉस्ट सेंटर रहता है। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या रहता है कि सपोज आप प्लांट में काम कर रहे हो, ठीक है, प्लांट में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या फिर कोई अलग सा डिपार्टमेंट है, कोई अलग सा डिपार्टमेंट पे है,
तो जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, ठीक है, तो परचेज ऑर्डर जब क्रिएट करोगे तब आप वहां पे एक फील्ड होता है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ठीक है। तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी का एक फील्ड रहता है, वहां पे हम मेंशन करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए। सिंपली इतना समझो, बाकी जब हम जाएंगे टॉपिक के अंदर, जब सिस्टम के अंदर, वहां पे डिटेल क्या क्या चीजें रहते हैं वो समझेंगे। तो बेसिकली वहां पे एक रहता है कि कौन से एरिया के लिए आप यूज करना चाहते हो, तो वहां पे कॉस्ट सेंटर का एंट्री रहता है, आप उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो जब आप जीआर करोगे तो डायरेक्टली मटेरियल जो है वो आपका कॉस्ट सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। जो कॉस्ट सेंटर है या फिर जो आपका लोकेशन है जहां पे मटेरियल चाहिए, या फिर जो डिपार्टमेंट है जहां पे मटेरियल चाहिए, वो वहां पे चला जाएगा। बेसिकली डिफरेंस इतना है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है। जैसा हमारा डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट काम करता है, सॉरी जैसा हमारा सॉरी जैसा हमारा स्टॉक के लिए प्रोक्योरमेंट काम करता है, वैसे ही हमारा डायरेक्ट कंजप्शन भी काम करता है। बस यहाँ पे इतना चीज डिफरेंस होता है कि आप जब प्रोक्योर कर रहे हो तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ या फिर कौन से कॉस्ट सेंटर के लिए उसको यूज करोगे, ताकि क्या होता है कि मटेरियल को उस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में बुक किया जा सके, ठीक है। तो ये रहता है डायरेक्ट कंजप्शन के लिए। अगर हम तीसरा जानेंगे पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट, तो पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट में हमारा कोई परचेज ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होता है, जैसा हमने देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इन्फो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है? इन्फो रिकॉर्ड एक एग्रीमेंट होता है हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट का एंड सप्लायर का, ठीक है। सप्लायर एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट का एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो डिफाइन होता है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हमको मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम गुड्स इशू करा लेंगे। गुड्स इशू करने के बाद फिर वो जो डॉक्यूमेंट है वो हम वेंडर को सप्लाई करेंगे। देन हम जितना हमने इशू किया है उसके अगेंस्ट में हमने हमको उसका लायबिलिटी सेटल करना है, यानी कि उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेटलमेंट प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इनवॉइस वगैरह नहीं रहता है। डायरेक्टली हमने जितना कंज्यूम किया है हमको उसको सेटल करना है। कैसे सेटल करना है? बेस्ड ऑन द इन्फो रिकॉर्ड प्राइस, ठीक है। आपने जो इन्फो रिकॉर्ड बनाया होगा वहां पे प्राइस डिसाइड किया होगा कि सपोज मटेरियल का प्राइस जो है पर किलो 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए कुछ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो लाइबिलिटीज है या फिर जो आपने कंज्यूम किया है उसको पेमेंट उसके अगेंस्ट में आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद फिर वो पेमेंट का डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर करना पड़ेगा अपने सप्लायर के साथ, कि हमने ये कंज्यूम किया था, हमने ये पे किया है, तो ये पेमेंट का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्साइनमेंट प्रोक्योरमेंट की, तो कॉन्साइनमेंट प्रोक्योरमेंट भी सेम तरीके से शुरू होता है। पहले इन्फो रिकॉर्ड हम बनाते हैं, इन्फो रिकॉर्ड के अगेंस्ट में देन हमारा परचेज रिक्विजिशन बनता है, देन हमारा परचेज ऑर्डर बनता है, देन हमारा गुड्स रिसिप्ट होता है कॉन्साइनमेंट स्टॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमारा परचेज रिक्विजिशन में सपोज हमको 1000 मटेरियल, जैसे हमने डिस्कस किया था, सपोज हमको 6 मंथ में 1000 मटेरियल चाहिए, तो हम पूरे मटेरियल के लिए पीआर बनाएंगे, पूरा मटेरियल के लिए पीओ बनाएंगे। देन हम उसके अगेंस्ट में गुड्स रिसिप्ट करेंगे। लेकिन ये जब हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे ड्यू टू कॉन्साइनमेंट कैटेगरी हमको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफाइंड है। अगर आप कॉन्साइनमेंट प्रोसेस सिलेक्ट करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे, वहां पे एक आइटम कैटेगरी होता है, तो वो हम जानेंगे बाद में, ठीक है। तो जब आप कॉन्साइनमेंट टाइप ऑफ गुड्स रिसिप्ट करते हो देन आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद जब आपको चाहिए कोई मटेरियल तो डायरेक्टली आप वहां से गुड्स इशू करते हो। गुड्स इशू करने के बाद वहां पे फिर वही ऑटोमेटिक सेटलमेंट प्रोसेस रहता है, सेटलमेंट हो जाता है। तो सेटलमेंट ये इन्फो रिकॉर्ड जो हमने बनाया हुआ है उसके प्राइस के अगेंस्ट में हमारा सेटलमेंट होता है, देन हमारा पेमेंट होता है, ठीक है। एक ही सेम स्क्रीन के अंदर या फिर एक ही सेम टी कोड के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर हम सेटलमेंट कर सकते हैं कॉन्साइनमेंट एंड पाइपलाइन का, दोनों का। अगर इंडिविजुअल चाहिए तो हम इंडिविजुअली भी सेटल कर सकते हैं
कंसाइनमेंट का अलग से, पाइपलाइन का अलग से। एंड अगर हमको चाहिए कि हम दोनों को एक साथ में ही करें तो एक साथ में ही दोनों का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाले क्लासेस पे जब हमारा प्रोसेस डिटेल्स आएगा तो हम जानेंगे कि कैसे प्रोसेस उसका काम करता है, क्या टी कोड्स है, कैसे हम इसको रिसीव करते हैं, तो वो सारी चीजें जानेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है पीआर विथ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे हमको जो भी एंड प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मोबाइल का चार्जर अगर आपको चाहिए तो मोबाइल के चार्जर के लिए आपको एक पीआर बनाना पड़ेगा। सपोज क्या होता है कि आपका 10 या फिर 100 आपको 100 मोबाइल फोन बनाना है, तो 100 मोबाइल फोन बनाना है तो 100 मोबाइल फोन जब असेंबली लाइन पे जाएगा तो उसके लिए 100 चार्जर चाहिए, 100 चार्जर्स चाहिए, राइट। सो फॉर दैट 100 चार्जर्स there will be a purchase requisition will be created that we need this 100 per charges we will need, okay। then उसके अगेंस्ट में पीओ बनेगा, क्योंकि चार्जर हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में पीओ बनेगा। तो जब उसका पीओ बनेगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप का पीओ वहां पे बनेगा। तो जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप का पीओ बनेगा देन हम गुड्स इशू करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल हम सेंड करेंगे टू द सप्लायर, ओके। तो सप्लायर को वहां पे गुड्स इशू करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या होगा, जब आपका मटेरियल सप्लाई हो जाएगा देन आपका प्रोडक्शन ओवर हो जाएगा, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर। देन सब कॉन्ट्रैक्टर आपको जो फिनिश्ड मटेरियल है चार्जर वो आपको भेजेगा, तो आप उसको आपको उसका जीआर करना पड़ेगा, देन उसका आईआर करना पड़ेगा। आईआर यानी कि यहाँ पे इनवॉइस जो बनता है वो सिर्फ बनता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, ठीक है। आपको मटेरियल पेमेंट, मटेरियल का पेमेंट वगैरह नहीं, मटेरियल का पेमेंट वगैरह करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो चार्जेस है वो आपको इनवॉइस उसके अगेंस्ट में बनाना पड़ता है एंड आपको पेमेंट जो है सब कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट की, तो थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट नॉर्मली कैसे शुरू होता है, थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट शुरू होता है सेल्स ऑर्डर से, ठीक है। तो जब भी आपको कोई सेल्स ऑर्डर मिलता है तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज आपने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर प्लेस किया, तो आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट को, तो वो फ्लिपकार्ट के लिए एक सेल्स ऑर्डर रहेगा, ओके। तो वो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में एक परचेज रिक्विजिशन जनरेट होगा कि हमको ये मटेरियल चाहिए, क्योंकि मटेरियल हम मेंटेन नहीं करते हैं या फिर मटेरियल हमारे पास नहीं होता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर आप जनरेट करते हो, सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में आप परचेज रिक्विजिशन जनरेट करते हो, परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर जनरेट होता है। जब भी आपका ये परचेज ऑर्डर थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट वाला परचेज ऑर्डर जनरेट होता है तब आपका एड्रेस या फिर डिलीवरी एड्रेस जो रहता है वो आपका कंपनी एड्रेस नहीं रहता है, वो आपका रहता है जो आपका कस्टमर का एड्रेस है, तो वो एड्रेस आपका रहेगा थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बैक एंड में काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं, तो वो हम देखेंगे जब हम जाएंगे उसके प्रोसेस के अंदर जाएंगे देखेंगे, तो उसके काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो सारे ट्रिगर हो जाते हैं कि कौन सा एड्रेस रहेगा, कैसा रहेगा, कहाँ पे भेजना है, तो वो सारा रहता है। तो ये परचेज ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं, वेंडर को सेंड कर सकते हैं, देन वेंडर सप्लाई करेगा गुड्स टू द कस्टमर। तो यहाँ पे अगर हमको चाहिए गुड्स रिसीव करना तो हम कर सकते हैं वर्चुअल जीआर, क्योंकि हमको मटेरियल जो है सप्लायर से हमारे पास नहीं आ रहा है, करेक्ट, डायरेक्टली वो कस्टमर के पास जाएगा। लेकिन हम अगर चाहे कि ट्रैकिंग के लिए, सपोज हमको कैसे पता चलेगा कि सप्लायर ने मटेरियल भेजा कि नहीं भेजा, करेक्ट, तो उसके लिए हम वर्चुअल जीआर कर सकते हैं। जब सप्लायर मटेरियल सेंड कर देगा तो वो हमको एक कंफर्मेशन भेजेगा कि मैंने मटेरियल सप्लाई कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में हम एक जीआर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मटेरियल कब हमारा रिसीव होता है, ठीक है। वो ट्रैकिंग के लिए हम वर्चुअल जीआर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जीआर हम लोग थर्ड पार्टी के लिए जीआर नहीं करते हैं। जब मटेरियल रिसीव हो जाता है देन हमारा दो इनवॉइसेस होता है, एक वेंडर के लिए इनवॉइस होता है, एक कस्टमर के लिए इनवॉइस होता है। यानी कि कस्टमर के लिए बिलिंग होता है
एंड वेंडर के लिए इनवॉइस होता है। मतलब आपने यहाँ पे पेमेंट, सॉरी, यहाँ पे मटेरियल कहाँ से लिया आपने? आपने लिया वेंडर से, ठीक है? तो वेंडर को एक इनवॉइस बना के उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपने आइटम कहाँ पे यूज किया? आपने खुद के पास यूज नहीं किया, आपने कस्टमर को भेजा। तो कस्टमर के लिए आपको एक बिलिंग करना पड़ेगा, करेक्ट? तो वहां पे आप बिल करोगे कस्टमर को कि इतना जो मटेरियल का कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे दो इनवॉइसेस जनरेट होते हैं या फिर दो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है या फिर दो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। एक हमारा वेंडर इनवॉइस रहता है, एक हमारा कस्टमर बिलिंग रहता है, ठीक है? तो ये बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट की, प्रोसेस फ्लो हम देख लेते हैं, लेकिन मोस्टली इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट जो है अभी S/4HANA में नहीं है, तो ये अभी, लेकिन फिर भी इसको देख सकते हैं। तो नॉर्मली इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट जो है वो सेम तरीके से काम करता है, बस यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट हमको देना पड़ता है टू द सप्लायर। मतलब जैसा आप क्या करते हो कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको सेम कंट्री से अगर आप परचेज कर रहे हो तो डायरेक्ट आप परचेज ऑर्डर सेंड करोगे, मटेरियल रिसीव होगा, उसके बाद आपको इनवॉइस करके आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करते ही आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है। व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बैंक के तरफ से एक गारंटी लेटर होता है कि आप उसको पेमेंट करोगे। यानी कि नॉर्मली आपका जो पेमेंट है वो बैंक गारंटी करता है या फिर बैंक उसको पेमेंट करता है, ठीक है? तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो नॉर्मली आप जब परचेज ऑर्डर सेंड करोगे तब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी भेजना है कि मेरे इस बैंक में इतना पैसा है, आप वहां से ले सकते हो और मुझे मटेरियल दे सकते हो। तो यहाँ पे जो पेमेंट का एग्रीमेंट रहता है वो कस्टमर एंड वेंडर के बीच में नहीं रहता है। वो जो पेमेंट का जो टर्म है या फिर जो डील है वो बैंक के बीच रहता है। सपोज आप इंडिया टू यूएस मटेरियल सेंड कर रहे हो, देन इंडिया में सपोज स्टेट बैंक है, आपने स्टेट बैंक से या फिर कोई भी अदर बैंक से आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिया, तो कम आपको उस बैंक में जाके सपोज आपको एक 1 लाख का मटेरियल सपोज बाहर से इंपोर्ट कराना है, तो उसके लिए आपको अकाउंट में 1 लाख रुपए रखना पड़ेगा या फिर आपको बैंक से वो गारंटी लेना पड़ेगा कि मैं ये जो 1 लाख रुपए का आइटम ले रहा हूँ उसका पेमेंट बैंक करेगा, ठीक है? तो वो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे आप चेक बना के देते हो ना, वैसे ही एक लेटर ऑफ क्रेडिट बन के आता है। वो लेटर ऑफ क्रेडिट जाता है हमारे इंपोर्ट या फिर एक्सटर्नल वेंडर जो रहता है तो उसके पास जाता है। तो वहां पे एक लोकल बैंक रहता है, वहां पे बैंक के में जाके आप एनकैश कर सकते हो उसको। जैसे हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं या फिर चेक बना के देते हैं, तो वो आप जाके किसी भी बैंक से ले सकते हो, राइट? तो वो बैंक का गारंटी है। तो उसी तरह से जो है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है। जब आपका लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हो जाएगा उसके बाद मटेरियल जो है वो सप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो मटेरियल डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या हुआ है आपके वेंडर के साथ, के वेंडर आपको सपोज मटेरियल जो है आपके प्लांट तक देके जाएगा या फिर वो आपके बॉर्डर तक देके जाएगा, आपको बाकी सारे प्रोसेस जो है खुद से कंप्लीट करना है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो वो सारे डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट के ऊपर कैसे देना है। लेकिन बेसिकली जब आप प्रोडक्ट बाहर से लाते हो देन आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी पेमेंट के बाद ही आप जाके गुड्स रिसीव कर सकते हो, ठीक है? ये प्रोसेस हमारा रहता है। तो हमारा ये प्रोसेस रहता है, आप कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद ही जाके गुड्स रिसीव कर सकते हो या फिर अपना मटेरियल आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आउटलाइन एग्रीमेंट का। तो आउटलाइन एग्रीमेंट में जैसा हमने बोला था कि फर्स्ट होता है
कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट भी दो तीन तरीके का होता है। एक क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज आप क्वांटिटी बेस में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, या फिर आप वैल्यू बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज क्वांटिटी बेस में बनाते हो, देन उसके अगेंस्ट में सेम अगर वेंडर आपको पता नहीं है, देन आरएफक्यू कोटेशन, कोटेशन कंपैरिजन ये करते हो। या फिर अगर आपको डायरेक्टली पता है कि कौन सा वेंडर है, देन आप डायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जब भी आपको मटेरियल चाहिए होगा, आप क्या करोगे, एक वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर बनाओगे। सपोज यहाँ पे आपको 10 पीस मटेरियल चाहिए, देन आप एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर, नॉर्मली परचेज ऑर्डर को ही कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में बनाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप परचेज ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर बनाओगे, उसको सप्लायर को सेंड करोगे, देन वो जीआर करेगा। जीआर मतलब वो मटेरियल सप्लाई करेगा, आप जीआर करोगे, आईआर करोगे, सेम प्रोसेस है। बस यहाँ पे हम जो परचेज ऑर्डर बनाएंगे वो अगेंस्ट हमारा आउटलाइन एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। सिमिलरली अगर हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट की बात करें, तो यहाँ पे सेम हमारा परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाते हैं। लेकिन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के साथ हम क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट भी अपने सप्लायर को सेंड करते हैं और उसको डिलीवरी डेट्स भी दे देते हैं कि हमको इन डेट्स पे हमको मटेरियल चाहिए। तो जो भी डेट्स आप मेंशन करोगे, उसी डेट्स के ऊपर आपको मटेरियल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कोई अलग से परचेज ऑर्डर या फिर ऑर्डर प्लेस करना नहीं पड़ता है। डिलीवरी डेट्स के हिसाब से आपका जो आपका सपोज जो वेंडर है, वो आपको डायरेक्टली मटेरियल जो है सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये रहता है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर की, तो स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, एक रिसीविंग प्लांट, एक सप्लाइंग प्लांट। तो सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन जो है वो जनरेट होता है हमारे रिसीविंग प्लांट में, यानी कि जहाँ पे हमको मटेरियल चाहिए वहां पे फिर हम एसटीओ जनरेट करते हैं रिसीविंग प्लांट पे। फिर वो एसटीओ जो है वो जाता है आपका सप्लाइंग प्लांट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस वाइज अगर आपका इंट्रा एसटीओ है या फिर इंटर एसटीओ है, तो उसके अगेंस्ट में आपको डिलीवरी जनरेट करना है, या फिर कभी कभी सेल्स ऑर्डर भी जनरेट करना रहता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस रहते हैं। मोस्टली आपका जो एसटीओ बनेगा सप्लाइंग प्लांट में, सॉरी एसटीओ बनेगा आपके रिसीविंग प्लांट पे, वो आपको सेंड करना रहता है या फिर वो शेयर करना रहता है आपके सप्लाइंग प्लांट को। तो जब आपका ये एसटीओ बन जाएगा, देन सप्लाई प्लांट में आपको गुड्स इशू आएगा, ठीक है। उसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको गुड्स इशू सप्लाई प्लांट में करना पड़ेगा। देन आपको गुड्स रिसीव करना पड़ेगा एट द रिसीविंग प्लांट। एंड देन रिसीविंग प्लांट में अगर आईआर की जरूरत हो, यानी कि इनवॉइस की जरूरत हो, बेस्ड ऑन द प्रोसेस आपको वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर है। उसके बाद Anshuman, so what's that outbound delivery there? आउटबाउंड डिलीवरी होता है अगर हमारा सपोज मटेरियल को हमको सप्लाई करना है एक जगह से दूसरे जगह के लिए, ठीक है। तो सपोज आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन आपका जो मटेरियल है वो नियर बाय एरिया में ना जाकर दूसरे एरिया में जा मतलब दूसरे एरिया में अगर हमको भेजना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज एक डिस्ट्रिक्ट से अनदर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हमको भेजना है, तो मटेरियल को हमको शिपिंग मेथड से भेजना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपका शिपिंग मेथड आता है तब आपका आउटबाउंड डिलीवरी आता है। आउटबाउंड डिलीवरी मतलब जो आपका मटेरियल है वो एक डिलीवरी के थ्रू डिस्पैच होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आप परचेज ऑर्डर बनाओगे, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आप एक डिलीवरी बनाओगे, ठीक है। डिलीवरी यानी कि ये मटेरियल मुझे सप्लाई करना है, ओके। तो आउटबाउंड डिलीवरी बनता है, आउटबाउंड डिलीवरी के अगेंस्ट में फिर गुड्स इश्यू होता है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मली हमारा प्रोसेस है। अगर हमको सपोज शिपिंग मेथड, तो वो भी एक टाइप ऑफ स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर होता है कि आपको शिपिंग के मेथड से भेजना है, या फिर
नॉर्मल से भेजना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ योर प्लांट्स एंड वेयर हाउसेस। ओके, तो आपका प्लांट एंड वेयर हाउस कहाँ पे लोकेटेड है उसके हिसाब से क्योंकि क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट का जब भी हम मटेरियल सेंड करते हैं, हम प्रोडक्ट का भी ट्रैकिंग होना चाहिए। सपोज आप दिल्ली से मुंबई भेज रहे हो, राइट, तो उस केस में आपको क्या है कि आपको प्रोडक्ट को शिप करना है, आपको एक सपोज ट्रक में हो गया या फिर कैसे भी हो गया, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ट्रैकिंग चाहिए। तो वो ट्रैकिंग के लिए हम आउटबाउंड डिलीवरी बनाते हैं। तो नॉर्मली अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर हमको मटेरियल को शिपिंग मेथड से भेजना है, ठीक है, तो अगर हमको शिपिंग से या फिर कोई ट्रक से या फिर भेजना है अगर आउटसाइड विथ शिपिंग मेथड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम आउटबाउंड डिलीवरी हमको बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, ठीक है। ओके। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट है हमारा डिलीवरी के लिए, एक आउटबाउंड डिलीवरी और इनबाउंड डिलीवरी के लिए। हम उसको बाद में हम उसको समझेंगे कि क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आपका मटेरियल आपके प्लांट से या फिर आपके स्टोरेज लोकेशन से बाहर जाता है, तो आप आउटबाउंड डिलीवरी आपको क्रिएट करना पड़ता है, कभी कभी बेस्ड ऑन द सिचुएशन, नॉट ऑल द टाइम। एंड सिमिलरली जब आपका मटेरियल रिसीव होता है आपके प्लांट में या फिर आपको स्टोरेज लोकेशन में, आपको इनबाउंड डिलीवरी भी क्रिएट करना रहता है इन सम केसेस, ठीक है। तो वो क्या केस है, कैसे कब हमको इनबाउंड डिलीवरी बनाना पड़ता है, वो हम परचेज ऑर्डर के टाइम पे जानेंगे कि कब हमको चाहिए, हम क्यों बनाते हैं, उसका डिटेल समझाने के, ठीक है। तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड दो तरीके का डिलीवरी होता है। एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट, तो अगर एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो प्रोसेस सेम वे में काम करता है। पीआर बनाते हैं, आरएफक्यू बनाते हैं, कोटेशन कंपैरिजन, सर्विस पीओ उसके अगेंस्ट में बनता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप सर्विसेज लेते हो, देन सर्विसेज का कोई गुड्स एंट्री या फिर गुड्स रिसिप्ट नहीं होता है, क्योंकि आप कोई फिजिकली मटेरियल नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सर्विस एंट्री सीट रहता है, जीआर के जगह पे एक सर्विस एंट्री सीट रहता है। सर्विस एंट्री सीट यानी कि जैसे आप एक रजिस्टर बनाते हो, राइट, तो जैसे आपके सपोज आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, तो जब भी आप क्या करते हो कि आपको कोई सर्विसेज लेना है या फिर आपके घर पे कोई आ रहा है, तो वहाँ पे एक लॉग बुक एंट्री रहता है, वहाँ पे मेंटेन करते हैं कि कौन आया कौन गया क्या चीजें हैं। तो उसी के तरह से एक सर्विस एंट्री सीट रहता है। तो वो सर्विस एंट्री सीट नॉर्मली ये हमारा एसएपी के अंदर रहता है। तो वहाँ पे सर्विस एंट्री सीट हम मेंटेन करते हैं। तो सर्विस एंट्री सीट पे हम मेंटेन करते हैं कि क्या सर्विसेज हमने लिया है, कितना क्वांटिटी का लिया है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे एंटर करते हैं। फिर वो सर्विस एंट्री सीट के अगेंस्ट में हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चेंज है एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट के अगेंस्ट में, हमको गुड्स रिसिप्ट के जगह पे सर्विस एंट्री सीट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे मेजर प्रोसेसेस थे उसके प्रोसेस फ्लो थे। तो आपको ये अभी के लिए जो हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे, ठीक है, उस पे ये सारा कुछ चीजें नहीं रहेगा, लेकिन ये बेस है, ये बेसिक है। तो इसको सबसे पहले आपको प्रोसेस फ्लो और जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। जब हम जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा जो बेसिक्स प्रोक्योरमेंट साइकिल हो गया वो हमने समझा, और क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है वो हमने समझा। तो नेक्स्ट हम क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जो एक स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है। ये जैसे स्टैंडर्ड एक साइकिल है, तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे ये स्टैंडर्ड साइकिल कि पीआर कैसे बनता है, आरएफक्यू कैसे बनता है, पीओ कैसे बनता है, जीआर कैसे बनता है, आईआर कैसे बनता है, एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रोसेसेस हैं इसके अंदर। तो हम उन सारे चीजों को जानेंगे। जानने के बाद जाके हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे कॉन्साइनमेंट, जैसे हमारा क्या हो गया कि स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स है, कॉन्साइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट, तो ये सब हम जानेंगे उसके बाद में। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे एक साइकिल। तो साइकिल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, हमको जानना है कि
एसएपी के अंदर अगर हमको काम करना है तो एसएपी के अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रहता है, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंट डेटा रहता है? सबसे पहले आपका रहता है ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ओके। तो सबसे पहले आपका रहता है ऑर्गेनाइजेशन डेटा। जो भी आप सपोज आपका प्लांट है, आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपका स्टोरेज लोकेशन है, आपको वो क्रिएट करना रहता है, ठीक है। वो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन करना रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बाद, और ये ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो है ये हमको वन टाइम एक्टिविटी रहता है, हम सिंगल टाइम इसको बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको रोज रोज नए नए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, नए प्लान, नए स्टोरेज लोकेशन बनाना रहता है। एक ही टाइम पे वन टाइम हम बनाएंगे इसको और हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा बनाने के बाद या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के बाद हम बनाते हैं मास्टर डेटा। मास्टर डेटा क्या रहता है? ये भी एक वन टाइम डेटा रहता है। बेस्ड ऑन द मास्टर डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा हम अपना ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, जीआर, आईआर, वो सारे हम बना सकते हैं। तो मास्टर डेटा में क्या आता है? जैसे आपका मटेरियल मास्टर हो गया, उस पे मटेरियल रिलेवेंट सारी चीज रहते हैं। जैसे आपका सप्लायर मास्टर या फिर बिजनेस पार्टनर हो गया, तो वहां पे सप्लायर रिलेवेंट जो भी चीजें हैं वो सारा वहां पे मेंटेन रहता है, ठीक है। देन आपका इन्फो रिकॉर्ड हो गया, वहां पे आपको सप्लायर एंड मटेरियल के कॉम्बिनेशन में जो प्राइसिंग वगैरह है या फिर अदर कंडीशन है वो हम मेंटेन करते हैं। सिमिलरली हमारा और भी मास्टर डेटा है, जैसे आपका बैच मास्टर हो गया, सर्विस मास्टर हो गया, देन आपका सोर्स लिस्ट हो गया, कोटा अरेंजमेंट रिकॉर्ड हो गया। तो ये और भी काफी सारे मास्टर डेटा रहते हैं। तो हम जब मास्टर डेटा के टॉपिक में जाएंगे तो हम देखेंगे कौन से मास्टर डेटा है, कब उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एंड मास्टर डेटा बन जाएगा, उसको लेके उसको यूज करके हम अपना ट्रांजेक्शनल डेटा या फिर ट्रांजेक्शन हम बना सकते हैं। तो मोस्टली ट्रांजेक्शन, यानी कि जो ट्रांजेक्शनल डेटा अगर हम बोले कि परचेज ऑर्डर बनाना है, परचेज रिक्विजिशन बनाना है, वो सारे एंड यूजर की एक्टिविटी है। एज अ कंसल्टेंट हमको बस जानना है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस पर क्या डेटा रहता है। अगर कल को आपको उसमें कोई एरर आया तो आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा डेटा कहाँ से आता है। तो वो सारी चीजें जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जब काम करते हैं तो हमको कभी भी ट्रांजेक्शनल डेटा बनाने की या क्रिएट करने की हमको जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें रहता है। तो ये हो गया ट्रांजेक्शनल डेटा। तो जब आप ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हो, सपोज आपने परचेज ऑर्डर बनाया, परचेज रिक्विजिशन बनाया, ये सारी चीजें बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको सपोज उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिपोर्ट चाहिए कि इस महीने में मैंने कितने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें से कितना मटेरियल मैंने रिसीव किया है, मेरा टोटल एक्सपेंसेस क्या गया है। तो अगर वो सारा रिपोर्ट्स आपको जनरेट करना रहता है, देन आप रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हो। तो रिपोर्ट्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा। तो नॉर्मली ये रिपोर्ट्स जो है वो बिजनेस साइड को चाहिए होता है। हमारे लिए हम रिपोर्ट्स भी अगर हमको चाहिए होता है तो हम रिपोर्ट्स जनरेट करके देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स के लिए चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको भी जानना पड़ेगा कि क्या क्या स्टैंडर्ड लेट्स से रिपोर्ट्स अवेलेबल है, एंड कौन सा कस्टमाइज रिपोर्ट अगर कभी चाहिए होता है तो उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का आइडिया रहना चाहिए। तो बेसिकली ये रहता है एसएपी का डेटा। ये सारे एसएपी का डेटा हम यूज करते हैं और इसके हिसाब इसी के ऊपर हमको आगे आने वाले क्लासेस करना है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का क्लास। तो कल हम जानेंगे बेसिकली व्हाट इज अ एसएपी लैंडस्केप। मतलब एसएपी का अगर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर एसएपी हम सिस्टम यूज करते हैं, क्या क्या सिस्टम रहता है, कैसे सिस्टम रहता है, कौन सा सिस्टम किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो वो
हम जानेंगे तो उसको बेसिकली बोलते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर या फिर सिस्टम लैंडस्केप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो हम जानेंगे कल, एंड देन हम शुरू करेंगे विथ द एसएपी डेटा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन सपोज बनता है एसएपी के अंदर, कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? नो। ओके फाइन, ठीक है। तो ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास जो है नोट्स रेडिली अवेलेबल नहीं है, इन द प्रोसेस है। जब वो नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नोट्स वो दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको खुद का नोट खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये बेटर है आपके लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपको एक बार रिवीजन भी हो जाता है, राइट। तो अब आप जब क्लास को अगेन जाके रिकॉर्डिंग सेशन देखते हो, आपको एक रिवीजन हो जाता है। देन अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हो देन आपको वो समझ में भी आ जाता है एंड आपका याद रह जाता है, ठीक है। तो नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करो, बाद में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द नोट्स, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्रिएट एंड प्रोवाइड यू द नोट्स, बट अभी के लिए ट्राई करो खुद से जो है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आपका खुद का रिवाइज होगा एंड आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगा उसके ऊपर। ओके, तो बेसिकली ये था आज का क्लास। और आई बिलीव सचिन, संजय एंड नुपुर ने जो है क्लास के लिए रजिस्टर कर दिया है, तो बाकी मनोहर तो पहले से ही रजिस्टर थे, तो सागर एंड दिव्यांशु, तो आप लोग प्लीज इस पे Yes, रजिस्ट्रेशन sir. कर लें। Today. ओके, Right. ओके, सो डू द रजिस्ट्रेशन सो दैट वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, ओके। ओके, सो बाय एवरीवन, विल कनेक्ट अगेन ऑन टुमारो। Okay. या बाय। Bye.